गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दोनों क्लासों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके 2 क्लास हो चुकी हैं हमारी, जिसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट की बात करते हैं और हम कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंटों के सामान्य करैक्टर की बात कर रहे थे, सामान्य गुणों की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो गुण लिया था परमाणवीय व आयनिक त्रिज्या। तो नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी होती है, उसे हमने परमाणवीय त्रिज्या नाम दिया था। और किसी आयन के लिए ऐसा करते हैं तो वो क्या होती है, आयनिक त्रिज्या होती है। और परमाणविक त्रिज्या को आगे 4 प्रकार से हमने पढ़ा, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, जिसके अंदर वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सबसे ज़्यादा, उसके बाद धात्विक त्रिज्या का और उसके बाद में सहसंयोजक त्रिज्या के मान की चर्चा की। उसके बाद में हमने आयनन विभव की बात की कि जो वर्ग फर्स्ट की धातुएं क्षारीय धातुओं के प्रथम आयनन विभव के मान कम होते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं के प्रथम आयनन विभव का मान ज़्यादा होता है, और क्षार धातुओं का द्वितीय आयनन विभव का मान ज़्यादा होता है, और क्षारीय मृदा धातुओं के द्वितीय आयनन विभव के मान कम होते हैं। फिर हमने तीसरे करैक्टर पर आए थे हम, विद्युत ऋणता और मानक अपचयन विभव की बात करते हैं हम। तो विद्युत ऋणता की अगर बात करें तो जितनी भी क्षार धातुएं हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जितनी भी क्षार धातुओं का मतलब कि लिथियम हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये हमारे वर्ग फर्स्ट के अंदर आती हैं। और वर्ग फर्स्ट की कौन सी धातुएं हैं, क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं होती हैं। ये धातुएं क्या करती है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 टाइप का होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं। तो ये जितनी भी धातुएं होती हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता का मतलब ये हो गया कि कोई भी परमाणु द्वारा अगर अणु या यौगिक जो उससे बंधा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो विद्युत ऋणता होती है। तो जो वर्ग फर्स्ट की धातुएं होती हैं ये तो इलेक्ट्रॉन खींचती नहीं है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती ही नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती हैं और इलेक्ट्रॉन दे करके ये धनायन में चेंज हो जाती हैं। तो इनकी विद्युत ऋणताओं के मान कम होते हैं। इनकी विद्युत ऋणताओं के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी प्रकार अगर मानक अपचयन विभव की बात की जाए तो मानक अपचयन विभव के मान भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति के कारण इनके मानक अपचयन विभव के मान भी क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। अगर इनके अंदर यहाँ पर हम अगर विद्युत ऋणताओं की बात करें इन धातुओं के अंदर, तो विद्युत ऋणताओं को देखिए, यहाँ पर हम विद्युत ऋणताओं को अगर लिखते हैं इन धातुओं के, तो विद्युत ऋणताएँ किस प्रकार होती हैं, 0.98, 0.93, 0.93, 0.89, 0.79, इस तरीके की विद्युत ऋणताएँ इनके अंदर, ये 2 है, इस तरीके की विद्युत ऋणताएँ इनके अंदर पाई जाती हैं। जब हम एक वर्ग फर्स्ट की बात करें या ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब विद्युत ऋणताओं के मान क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये वर्ग फर्स्ट की विद्युत ऋणताओं के मान थे। इसी प्रकार वर्ग सेकंड के अंदर कौन आती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। अगर उनकी भी विद्युत ऋणताओं की हम बात करें
तो विद्युत ऋणताएं उनकी भी कम होती हैं। और आवर्त के अंदर ये सबसे बड़े आकार के धातुएं माना जाता है। आवर्त के अंदर सबसे बड़े आकार की, क्योंकि आवर्त में इधर से इधर जाएंगे या बाएं से दाएं जाएंगे तो इनके जो विद्युत ऋणताओं के मान है वो बढ़ते जाते हैं। इनके आकार क्या होता है, कम होता जाता है। आकार क्या है, कम होता जाता है। तो अब देखिए, अगर मानक अपचयन विभव को भी देखा जाए, अगर मानक अपचयन विभव को भी देखा जाए तो इनके मानक अपचयन विभव इस प्रकार होते हैं। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका मानक अपचयन विभव -3.03 होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो -3.2, इसकी बात करें तो -2.93 और उसके बाद में 2.71 और माइनस में होता है ये भी, और उसके अलावा 2.92। इस तरीके के विद्युत ऋणता मानक अपचयन विभव के मान इनके उपस्थित होते हैं तो विद्युत ऋणताएं भी कम होती हैं और मानक अपचयन विभव भी कम होते हैं। अगर हम क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें तो क्षारीय मृदा धातुओं के विद्युत ऋणताओं के मान कम होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम और इंडियम ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनके विद्युत ऋणताओं की अगर बात करें तो इसकी विद्युत ऋणता 1.57 होती है। इसकी विद्युत ऋणता जो होती है 1.57 होती है। इसकी विद्युत ऋणता 1.31, इसकी 1.0, इसकी 0.97, 0.93 और 0.89। इस तरीके की विद्युत ऋणताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। तो अब देखिए, इनमें भी विद्युत ऋणताओं के मान क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें भी जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणताओं के मान कम होते जाते हैं और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणताओं के मान बढ़ते जाते हैं। वर्ग नंबर 17 के अंदर हेलोजन वर्ग माना जाता है। हेलोजन वर्ग के अंदर जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। और हम आवर्त सारणी में बात करें विद्युत ऋणताओं की तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। या सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ़ोन की होती है ना। तब आप जैसे ही आपको फ़ोन मिलता है आप छोड़ते ही नहीं हो, फ़ोन की होती है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन की होती है और उसके बाद में नाइट्रोजन की होती है। तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और वैसे फ़ोन की होती है। फ़ोन से याद रह जाएगा, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी, फ़ोन की, जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है ना। अब देखिए, विद्युत ऋणता जो होती है वो अट्रैक्ट करने का काम ही करती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का काम ही करती है। तो ये थी हमारी विद्युत ऋणता और मानक अपचयन विभव की बात। उसके बाद में हम बात करते हैं घनत्व, गलनांक, व क्वथनांक। घनत्व, गलनांक व क्वथनांक। जो क्षार धातुएं वर्ग फर्स्ट के अंदर क्षार धातुएं आती हैं और वर्ग सेकंड के अंदर क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ये वर्ग फर्स्ट और सेकंड की क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं
जो अपनी आवर्त में सबसे बड़े आकार की होती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है, तो ये सबसे बड़े आकार की होती है। और बड़ा आकार होने के कारण इनके अंदर निबिड़ संकुलन नहीं पाया जाता, जो निबिड़ संकुलन है वो नहीं पाया जाता, निबिड़ संकुलन नहीं पाया जाता। इस कारण इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, काय केंद्रित गणीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। काय केंद्रित गणीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। जो ब्रेकफास्ट की जो धातुएं होती हैं, ब्रेकफास्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो काय केंद्रीय गणीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जिनकी संकुलन क्षमता 68% होती है, जिनकी संकुलन क्षमता क्या होती है, 68% होती है। और इसके अंदर अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, और दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण गलनांक और उथनांक के मान जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी घनत्व, गलनांक और उथनांक की। उसके अलावा एक करैक्टर और बच गया हमारा, जिसकी हम बात करें वो आता है ज्वाला परीक्षण। क्या आता है, ज्वाला परीक्षण की जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ज्वाला परीक्षण भी दे सकते हैं। जैसे ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ये कुछ एनर्जी पाएंगे और कुछ एनर्जी पाने के बाद में ये उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, क्योंकि इनका आयनन विभव कम होता है और कम आयनन विभव के कारण ये कुछ एनर्जी को लेंगे और कुछ एनर्जी को लेकर उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। और जब उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो इस कारण से ये क्या करते हैं, जब वापिस अपने कक्षक में लौटते हैं तो कुछ रंग प्रदान करते हैं, कुछ तरंग दैर्ध्य का रंग हमें मिलता है। तो इस कारण ये अलग अलग तरीके के रंग शो करते हैं, तो इसीलिए इनको ज्वाला परीक्षण कहा जाता है कि ज्वाला परीक्षण के कारण वे जैसे ही उच्चतम ऊर्जा स्तर से नीचे की तरफ जब अपने घर वापस आते हैं तो ये ज्वाला परीक्षण देते हैं। लेकिन इनके अंदर जो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये ज्वाला परीक्षण नहीं देता, बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देता। बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ज्वाला परीक्षण देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे वो ज्वाला परीक्षण देंगे। तो ये इनके जर्नल करैक्टर की बात होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ सामान्य गुणों से संबंधित बातें की हमने। उसके बाद में इनके रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। कुछ रासायनिक गुण भी शो करते हैं ये, तो रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया, तो ये क्या करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ या हेलोजन्स के साथ कुछ रासायनिक अभिक्रिया शो कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट वर्ग फर्स्ट एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या वर्ग सेकंड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम जो आते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सुपर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो।
तो किसका निर्माण करेंगे? ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। जैसे हमारे पास में लिथियम है और ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करके Li2O बनाता है, इसी प्रकार सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करके Na2O बनाता है, इसको बोला जाता है लिथियम ऑक्साइड। और इसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, और इसके अलावा लिथियम सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करके Na2O2 भी बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड, तो ये सोडियम पेरोक्साइड भी बना सकता है, लिथियम के साथ विक्रिया करके सोडियम पेरोक्साइड भी बना सकता है। इसके अलावा Mg जो है वो ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ विक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना सकता है। या बेरिलियम व मैग्नीशियम अधिक स्थायी होते हैं और वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वो अप्रभावी रहते हैं, जबकि अन्य धातुएं वायुमंडल में खुला छोड़ने पर ऑक्साइड बना सकती हैं। तो मैग्नीशियम और जो बेरिलियम होता है उसको अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करते हैं? ऑक्साइड बना सकते हैं। और मैग्नीशियम और बेरिलियम को अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, खुला छोड़ने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जितनी भी धातुएं होती हैं उनको अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके ऑक्साइड बना सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके MgO बना रहा है, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ भी विक्रिया कर सकता है। मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी विक्रिया कर सकता है, Mg3N2, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और इसके अलावा स्ट्रांसियम के भी ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करवा सकते हैं हम। स्ट्रांसियम भी ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके स्ट्रांसियम ऑक्साइड बनाता है। स्ट्रांसियम ऑक्साइड बनाता है। ये थी में ऑक्सीजन के साथ विक्रिया। दूसरा है जल के साथ विक्रिया। जो क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं या इस ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो गर्म जल के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो वाटर की बांप के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में, क्योंकि जो क्षार धातुएं होती हैं उनका मानक अपचयन विभव या नेगेटिव में होता है, और जो आयनन विभव होता है उसका मान कम होता है, तो ये वाटर के साथ में या रिएक्शन कर सकते हैं और हाइड्रोजन मुक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास Na है और ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या बनाता है, NaOH बनाता है और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा सोडियम
C2H5OH के साथ भी रिएक्शन करता है और इसके साथ रिएक्शन करके C2H5ONA यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जल के साथ भी विक्रिया करता है और जल के साथ विक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना सकता है। इसके अलावा सोडियम जो होता है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और सोडियम एल्केनाइड का निर्माण कर सकता है। तो CNA पॉजिटिव और ये नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकता है। तो ये थी हमारे पास वाटर के साथ विक्रिया जिसके कारण हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा हमारे पास में एक बच गया मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर और एक बच गया कैल्शियम। ये दोनों ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम जो होता है वो तो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, तो गर्म जल के साथ करता है तो हमें वाटर को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, उसको उबालना पड़ेगा और उबालेंगे तब ये किस में चेंज हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और जो कैल्शियम है वो ऐसा है जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है, तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये थी हमारी ऑक्सीजन के साथ विक्रिया और वाटर के साथ में विक्रिया। ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करवाते हैं तो ऑक्साइड बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, परऑक्साइड बना सकते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ धातुएं तो ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गर्म जल के साथ ही रिएक्शन कर सकती है और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन कर सकती है। तो ये थी ऑक्सीजन के साथ विक्रिया और वाटर के साथ में विक्रिया। अब तीसरी रिएक्शन आ जाती है अधात्विक तत्वों के साथ विक्रिया। अधात्विक तत्वों के साथ विक्रिया। अधात्विक तत्वों के साथ अगर विक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में ये MX2 के साथ विक्रिया करता है तो MX बनाता है। M का मतलब यहाँ पर वर्ग फर्स्ट की धातुएं हैं और या क्षार धातु कह सकते हैं, क्षार धातु कह सकते हैं अपने। और M डैश प्लस X2 इसका मतलब M डैश X2 और M डैश का मतलब हो गई क्षारीय मृदा धातु। क्या होती है? क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु। तो अधात्विक तत्वों के साथ विक्रिया में M की X2 के साथ विक्रिया कराते तो MX वर्ग फर्स्ट की धातु क्षार धातु, M डैश की X2 के साथ विक्रिया कराते तो M डैश X2 M डैश क्षारीय मृदा धातु। तो वर्ग फर्स्ट की जो धातुएं होती है वह X2 के साथ विक्रिया करवाते हैं तो हैलाइड्स हेलोजन के साथ विक्रिया कराते हैं तो धातु हैलाइड्स बनाते हैं। और इसी प्रकार दूसरे के साथ में वर्ग सेकंड की जो धातुएं हैं उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी वो हैलाइड्स ही बनाते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। दोनों ही प्रकार के जो यौगिक है वो आयनिक यौगिक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है मरकरी के साथ विक्रिया। मरकरी के साथ विक्रिया, क्षार धातुएं जो होती हैं
मरकरी के साथ में रिएक्शन कर सकती है और मरकरी के साथ में रिएक्शन करके अमलगम का निर्माण करती है। जैसे सोडियम की मरकरी के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो सोडियम अमलगम का निर्माण होता है। जैसे Na और Na की Hg के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो NaHg बनेगा, जिसको बोला जाएगा सोडियम अमलगम। क्या बोला जाएगा? सोडियम अमलगम। तो मरकरी के साथ में रिएक्शन करवा करके सोडियम अमलगम बना सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया के साथ विक्रिया, अमोनिया के साथ विक्रिया, क्षार धातु जो होती है वो अमोनिया के साथ भी विक्रिया कर सकती है। क्षार धातु में अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक नीले रंग का विलयन बनाती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो मेटल और मेटल की XNH3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने पर M पॉजिटिव और प्लस में इलेक्ट्रॉन और NH2 और X यानी X टाइप के यौगिक का निर्माण करती हैं और इसका जो कलर होता है वो नीला होता है और उसके बाद में ये M पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस हाफ H2 बाहर निकलती है। तो इस प्रकार ये कुछ S ब्लॉक एलिमेंट के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी जिन पर हमने चर्चा की। ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाए, नाइट्रोजन के साथ विक्रिया करके नाइट्राइड बनाए, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाए और अधात्विक तत्वों के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाए, मरकरी के साथ विक्रिया करके अमलगम बनाए और अमोनिया के साथ विक्रिया करके कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास तो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।